हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी के लिए लक्ष्य सीरीज के अंदर में जो इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स हैं उनका थर्ड लेक्चर लेकर उपस्थित हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी ये सेशन बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसा कि मैं आपको बार बार इस सेशन के बारे में बता रहा हूं कि ये छोटे छोटे सेशन ये आपको मुश्किल से मान के चलिए आपके 10-15 मिनट लेते होंगे, लेकिन ये आपको जो नंबर देकर जाएंगे तो एग्जाम हॉल के अंदर में यकीन मानिए एक या दो क्वेश्चन इससे जरूर आएंगे जिनको आप अगर सॉल्व कर देंगे तो मिनिमम 2 नंबर और मैक्सिमम 4 नंबर आपके ऐड हों। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए इससे बढ़िया इनिशिएटिव नहीं हो सकता, बहुत रिफाइंड वे में। वरना अगर आप खुद रिवाइज करने जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये पढ़ना है या ये नहीं पढ़ना। तो जो जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं वो मैं लेकर आपके लिए आया हूं। जब ये इंडेक्स वाला सेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपके लिए स्कीम्स, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं वो भी लेकर आऊंगा। साथ में बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बहुत अच्छी रिपोर्ट है। तो पहले देख लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का मतलब क्या? जैसे मान के चलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं तो वहां पर जेंडर गैप कितना है, यानी कि जो पुरुष हैं उनके पास में कितना एंटरप्रेन्योरशिप है, महिलाओं के पास कितना है। पार्लियामेंट है, वहां पर कितने ज्यादा पुरुषों का मेल जो रिप्रेजेंटेटिव है और कितने ज्यादा फीमेल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसको वर्ल्ड के अंदर में देखा जाता है कि कौन कौन सी कंट्री में कितना ज्यादा ग्लोबल जेंडर गैप है। तो प्लीज याद रखिए ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। प्लीज याद रखिए। और भारत की जो रैंकिंग है वो खराब हुई है, यानी कि 28 प्लेस हम क्या हुए, नीचे गिरे हैं, फॉल किए हैं। तो प्लीज इसके बारे में याद रखिए। पहला, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब से रिलीज कर रहा है? 2006 से रिलीज कर रहा है। और 156 कंट्रीज को इसके अंदर में क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है 4 डायमेंशन के अंदर में। सबसे पहला, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। कि इकोनॉमी के अंदर में कितनी अपॉर्चुनिटीज महिलाओं के लिए ओपन है और उनका कितना पार्टिसिपेशन होता है। एजुकेशनल अटेनमेंट, कितनी महिलाएं एजुकेशन को ले पा रही हैं, कितनी सुविधाएं उनके लिए हैं, ये सारी की सारी चीजें। हेल्थ एंड सर्वाइवल, हेल्थ सेक्टर में महिलाओं के लिए कितनी ज्यादा अच्छी सुविधाएं, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी हो गया और भी कई प्रकार की बीमारियां होंगी, वहां पर कितनी सुविधाएं महिलाओं के लिए प्रोवाइड। और प्रेगनेंसी ही नहीं, न्यूट्रिशन हो गया, एनीमिया हो गया, कई प्रकार की चीजें। तो वहां पर महिलाओं के लिए उनका सर्वाइवल और उससे रिलेटेड संबंधित सुविधाएं कितनी ज्यादा अवेलेबल है। और तीसरा, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। कि पार्लियामेंट के अंदर में, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में कितने ज्यादा महिलाओं का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर इस इंडेक्स के अंदर में देखा जाए, अगर 1 है दोस्तों तो इक्वालिटी है, बिल्कुल बराबर है, सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी सिचुएशन है। और अगर 0 है तो इनइक्वालिटी है, बहुत वर्स्ट है। और इसके बीच में 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कर करके रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। तो भारत की अगर रैंक देखी जाए तो क्या है दोस्तों? 140 है 156 कंट्रीज में से। प्लीज याद रखिएगा इसको। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। और साउथ एशियन अगर रीजन के अंदर में देखा जाए तो बांग्लादेश की रैंकिंग 65 है, नेपाल की 106 है दोस्तों, पाकिस्तान की 153, अफगानिस्तान की 156 है, भूटान की 130, श्रीलंका की 116 दोस्तों। तो प्लीज याद रखिएगा 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 153 थी, ठीक है दोस्तों। और अभी क्या हो गई है? 140 हो गई, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? प्लीज याद रखेंगे इससे रिलेटेड। अब ये दोस्तों 2017 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस प्रीलिम्स के क्वेश्चन में क्या चीज डिस्कस की गई है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, इंडेक्स को कौन रिलीज करता है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन। तो कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। तो आपको यहां से ये चीज पता चलती है कि जो चीजें मैं करा रहा हूं उसके क्वेश्चन या तो ऑलरेडी आ चुके हैं या आने वाले समय में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। ग्रीन हाउस गैसेस आपको पता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण में, आपके और मेरे एक्टिविटीज के कारण में इंक्रीज हो रही हैं। अब नेचुरली भी होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं, बहुत सारी चीजों से एमिट होती हैं, लेकिन हमारे कारण में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग गई है। अब ह्यूमन की एक्टिविटीज से बहुत ज्यादा इंक्रीज होने के कारण में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और आपको पता है इसको रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को क्या 2 डिग्री सेल्सियस पे पहले रोकने के लिए कहा गया कि इससे ज्यादा अर्थ को हम गर्म नहीं होने देंगे। फिर एक आ गया नहीं पेरिस एग्रीमेंट पे कि 1.5 डिग्री हम टारगेट लेते हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कितना कर रहे हैं, क्या उन्होंने कम किया है, क्या उन्होंने ज्यादा किया है, उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट है। किसके द्वारा रिलीज की जाती है, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के द्वारा किया जाता है। अब यहां पर ये फैक्ट देखिए जरा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो 149% है। देखिए जब इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई तब ये कहा गया, एक रेफरेंस हमने बनाया कि इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई उसके बाद से क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन क्या हुआ, इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो हमने इसको एक बेस मान लिया, क्या, इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल यानी कि आप समझिए इस चीज को, यानी कि प्री इंडस्ट्री एक रहा होगा बहुत अच्छा एनवायरमेंट, और इंडस्ट्री के बाद में क्या हो रहा है, ग्लोबल में क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीज हो रहा है। तो हमने रेफरेंस माना, यानी कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अभी इंक्रीज हो चुका है, 149%। मीथेन का अगर देखें CH4 तो 262% इंक्रीज हो चुका है। नाइट्रस ऑक्साइड का देखें तो 123% इंक्रीज हो चुका है। और अगर नीचे और चले जाएं दोस्तों तो यहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये मिलती है, अगर देखिए यानी कि आपके ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन तो हो रहा है, कौन रिलीज कर रहा है, WMO ने इसको रिलीज करा इस रिपोर्ट को। तो आपसे कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं क्रोनोलॉजी के ऊपर में कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से सबसे ज्यादा कौन सी गैस का एमिशन ज्यादा हुआ है। तो 149%, 262%, 123%, तो कौन सा हो गया, मीथेन हो गया। तो प्लीज इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर की गई है दोस्तों, यह रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है आपके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और ये ओवरऑल प्रोग्रेस को क्या करता है, देखता है। मतलब मान के चलिए मैं आपको बताऊं कि 2030 का एक टारगेट लिया गया है, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि कौन कौन सी कंट्री अपने अपनी कंट्री के अंदर में, अपने अपने एरिया के अंदर में फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करेंगे। तो उसके अंदर में क्या प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में यहां पर इसका जिक्र किया जाता है। किसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है दोस्तों, और ये बताया गया कि कोविड-19 के बाद में ये चैलेंजेस और ज्यादा इंक्रीज हो गए कि आप फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करें। देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, अब इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर में रिसोर्सेज का क्रंच हुआ है, क्योंकि आप पहले कुछ रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे थे फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए, वो रिसोर्सेज का भी क्रंच हुआ है। अब आप एक और चीज समझिए, फूड इनसिक्योरिटी की तरफ आप गए हैं। अब एक और चीज समझिए, मैं आपको छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूं। पहली बात रिसोर्सेज का क्रंच हुआ है, प्लस में कई कई देश 10-10 साल पीछे हो गए, तो वहां पे और ज्यादा रैपिड डेवलपमेंट की कोशिश की जाएगी। अब जब रैपिड डेवलपमेंट की कोशिश की जाएगी तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फॉरेस्ट कवर पे जो पहला फोकस था अब वो नहीं दिया जाएगा, वो सेकेंडरी नंबर पे रहेगा। और अगर दोस्तों फॉरेस्ट कवर इंक्रीज नहीं होता है तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके जान माल का नुकसान हो जाएगा या फिर क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। फूड सिक्योरिटी वो सबसे बड़ा इशू है, बीमारियां बढ़ जाएंगी, सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन है फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट कवर से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स लिए गए उसके अंदर में, तो किसके द्वारा रिलीज की जाती है, इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। अगला जो है दोस्तों क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार मार्क कर लो, ये एग्जाम के अंदर में आ सकता है। और इसको कौन रिलीज करता है दोस्तों, प्लीज याद रखिए 17th एडिशन है और इसको कौन रिलीज करता है, जर्मन वॉच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। प्लीज इसे मार्क कर लो, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें हर किसी कंट्री की कुछ ना कुछ कमिटमेंट है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम इसको कट करेंगे, तो उसमें क्या परफॉर्मेंस हो रही है उसको ये नापता है एक तरीके से। तो प्लीज याद रखिए इसको कौन रिलीज करता है, जर्मन वॉच
न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग है, किस चीज के लिए? ट्रैक करने के लिए क्लाइमेट प्रोटेक्शन में आप क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो रिसेंट एडिशन के अंदर में पाया गया आपकी फर्स्ट 3 जो रैंकिंग है वो आपके क्या में, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और भारत के लिए खास बात क्या है दोस्तों, इंडिया टॉप 10 के अंदर में है। टॉप 10 के अंदर में जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर डेनमार्क को देखा जाए, डेनमार्क ने सबसे टॉप पर परफॉर्म किया है। उसके बाद 3rd नंबर पर नॉर्वे है और 2nd नंबर पर कौन है? डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे। ये सारे के सारे क्या है, ये टॉप परफॉर्मर है, मतलब ओवरऑल टॉप परफॉर्मर है ये। और भारत जो है वो टॉप 10 के अंदर है, प्लीज याद रखिएगा। इंडिया इज एट नंबर 10। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? यानी कि इंडिया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है किसमें, और इसके क्रेडिट किसको दिया जाए? रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो हमारा इनिशिएटिव है ना, उसको क्रेडिट देना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्लीज क्या क्या फैक्ट याद रखना है, इसको कौन रिलीज कर रहा है? जर्मन वॉच को याद रखिएगा प्लीज, जर्मन वॉच। ठीक है, और साथ में क्या है, इंडिया उसमें टॉप 10 पर है, यानी कि 10th रैंक पर है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली, अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे का मतलब क्या? मान के चलिए अर्थ एक हम उसे माँ के रूप में मानते हैं, नेचर है, तो वो प्रोड्यूस करते हैं हमारी नीड के हिसाब से, यानी कि हमारी नीड जो है उसके हिसाब से अर्थ का प्रोडक्शन होता है, काफी सारी रिसोर्सेज का, सारी चीजों का। अब धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण में क्या हो रहा है कि हमारी जो नीड है वो इंक्रीज हो रही है। और दूसरी चीज एक और समझिए, देखिए जो ह्यूमैनिटी की जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है कि अर्थ, जैसे मान के चलिए गैसेस, नेचुरल जो गैसेस है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, रिसोर्सेज हैं, एनवायरमेंट के अंदर में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो गया, कार्बन का स्वीक्वेस्ट्रेशन हो गया, बहुत सारी चीजें, ये सब क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है एनवायरमेंट और अर्थ के द्वारा। तो उसके अंदर में जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करा रहे हैं, हमारी जो डिमांड है वो एक्सीड कर गई है उससे। और वो धीरे धीरे, मान के चलिए पहले 1 साल का अगर टाइम लेते थे कि 1 साल में इतना प्रोडक्शन हो रहा है और ह्यूमन की डिमांड इतनी है, तो कब खत्म होगी? मान के जैसे घर का होता नहीं है कि भैया 20 तारीख को सैलरी खत्म हो गई, अब अगले 10 दिन थोड़ा सा गुजारा वैसे करना पड़ेगा। ऐसी डेट के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता था कि इस दिन तक खत्म हो गया हिसाब किताब। अब ये देखने में आ रहा है कि धीरे धीरे वो दिन कम होता जा रहा है, यानी कि शुरू के 6 महीने में ही जो अर्थ जितना प्रोड्यूस कर सकती थी वो हम 6 महीने में ही क्या कर ले रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है कि ह्यूमन या जो हम हैं वो उनकी नीड, उनकी ग्रीड कितनी ज्यादा हो गई है और अर्थ यानी कि इकोसिस्टम, एनवायरमेंट के ऊपर में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, यानी कि अभी ये नेचुरल फिनोमिना नहीं रह गया, इसका मतलब ये। तो प्लीज याद रखिए, इसको कौन प्रिपेयर करता है? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क 1970 से प्रिपेयर कर रहे हैं। ये क्या करता है? द डेट व्हेन ह्यूमैनिटीज डिमांड फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज इन ए गिवन ईयर एक्सीड व्हाट अर्थ कैन रीजनरेट इन दैट ईयर। ठीक है, समझ गए ना? वही जो बता रहा था कि वो डेट बताता है कि उस दिन के बाद में एक्सीड कर गई। पहले मान के चलिए जब बहुत अच्छी सिचुएशन रहती होगी तो 1 जनवरी से शुरू हुआ मामला, 31 दिसंबर तक चला, उतनी नीड इंसान की होती है। फिर धीरे धीरे इंसान बढ़ने लगे, उनकी ग्रीड बढ़ने लगी, तो ये धीरे धीरे कम होता रहा। कम होते होते अब कहां पर आ गए? 29 जुलाई तक आ गए। और 29 जुलाई का मैसेज ये है दोस्तों कि ह्यूमन जो इंड्यूस्ड जो एक्टिविटीज हो कितनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो प्लीज याद रखिएगा, अर्थ ओवरशूट डे, मैंने बस समझाने की कोशिश करी, एग्जाम में ये सब नहीं आएगा। आएगा सिंपल सा, कौन रिलीज करता है? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क इसको रिलीज करता है, बस। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? क्लियर है? चलें, जैसे आप एग्जांपल लीजिए, पिछले साल 22 अगस्त था और अब 29 जुलाई पे पहुंच चुके हैं, तो कितना ज्यादा हो रहा है। अगली जो रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट, ये कौन रिलीज करता है दोस्तों? इसको रिलीज कौन करता है? आपका यूनिसेफ इसको रिलीज करता है। कि थीम क्या है? ऑन माई माइंड, प्रोमोटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ। बच्चों की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इस बार का थीम रखी गई। और आप सभी को पता है कि मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा एक इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये मेंटल हेल्थ को टैकल करने के लिए उसमें क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं, किस किस रीजन के अंदर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ की। और मेंटल हेल्थ बहुत सारे कारणों से है, सोशल स्टिग्मा, पढ़ाई, इवन अभी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, ये सब चीज़ों के कारण में भी बहुत सारे क्या हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ हो रहे हैं। कोई क्या होते हैं, कई सारे प्रकार के असॉल्ट होते हैं जिसके कारण भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम रहती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये बताता चाहता है कि कौन कौन से प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर में हम काम करते हैं, जहां पर हम सारी चीजें देखते हैं, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर में है। प्लीज याद रखिएगा,
मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। क्या है? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, यूनिसेफ के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। अगली जो रिपोर्ट है चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, यानी कि जो बच्चे मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, उससे रिलेटेड है। ग्लोबल एस्टीमेट 2020 का है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा। ये रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है? ILO ने रिलीज किया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज इसके बारे में फैक्ट याद रखिएगा, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, ओल्डेस्ट है और इंडिया का फाउंडिंग मेंबर है। प्लीज ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और कौन मिलकर करता है? यूनिसेफ। ये दोनों के दोनों मिला के करते हैं। और इसमें बहुत एक खास बात पता चली कि 72% जो चाइल्ड लेबर हो रहा है वो फैमिलीज के अंदर में ही होता है, फैमिली के फार्म में, खेतों के अंदर में होता है चाइल्ड लेबर। यानी कि चाइल्ड लेबर यानी कि बचपन में उनको काम पे लगा दिया जाता है। अब बचपन में काम में लगा दिया तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है, उतना ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो चाइल्ड लेबर, आपको पता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23, 24 ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए प्रोविजन रखे गए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इस रिपोर्ट को प्लीज याद रखिएगा। रिपोर्ट क्या है? प्लीज याद रखिएगा, ग्लोबल एस्टिमेट 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड रिपोर्ट है। ILO प्लस में कौन? आपके क्या है? यूनिसेफ के द्वारा निकाला जाता है, बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगली जो रिपोर्ट है इसको वीसो रिपोर्ट भी मैं बोलता हूं। क्या है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल, यानी कि इसको कौन निकालता है? ILO निकालता है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज याद रखिएगा। और इसके अंदर में क्या एनालाइज किया जाता है? इसके अंदर में एनालाइज किया जाता है कि लेबर जो फोर्सेस है वो कैसे काम कर रही हैं, वो और इवन लॉकडाउन के बाद में कैसे वो काम करना शुरू करी हैं, उनको किस प्रकार की सोशल सिक्योरिटी मिलती है, वहां पर उनको मान के चलिए जो डिफरेंट ग्रुप्स में काम कर रहे हैं उनको किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, और इवन वो दोबारा से काम कर सके, वर्क फील्ड में आ सके, वहां पर उनके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए इतना डिटेल में मत करना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको ये याद रह जाए, इसलिए वैसे क्वेश्चन आएगा कि वीसो रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज बाय किसके द्वारा? ILO के द्वारा, बस ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या है ये, आप प्लीज याद रखिएगा, इसकी 1919 में स्थापना हुई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका फाउंडिंग मेंबर रह चुका है इंडिया। और आपको याद होगा इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से अगर कनेक्ट करें तो क्या है, 1919 के अंदर में दोस्तों क्या हुआ था, इसके बाद में क्या हुआ था, आपके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके क्या होते हैं आपके क्या नाम है, लाला लाजपत राय जी प्रेसिडेंट बने थे। तो प्लीज याद रखिए, उससे कनेक्टेड है सारी की सारी चीजें, ठीक है दोस्तों। तो और एक और चीज, ILO की एक और बहुत खास बात है कि एकमात्र ऐसा है जो 3 पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है, इसको ट्राइपार्टीट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। क्या है? जहां पर एम्प्लॉयर जो जॉब दे रहा है, एम्प्लॉई जो जॉब कर रहा है, और तीसरा गवर्नमेंट, ये तीनों के तीनों इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर में, इसलिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, खास हो जाता है, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अगली जो रिपोर्ट है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? ये किसके द्वारा रिलीज की गई दोस्तों? ये आपके NTI के द्वारा, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के द्वारा ये क्या क्या है, बनाया गया है। और ये दोस्तों जो हेल्थ की कैपेबिलिटीज हैं, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर में कितना एडवांसमेंट हुआ है, मान के चलिए कोई बीमारी होने वाली है, उसको कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, बीमारी हो गई तो वहां पे कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या उनके कॉजेस को पता किया जा रहा है, और हॉस्पिटलाइजेशन कैसी है, वहां पर डॉक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीजों पे क्या किया जाता है, इसको एनालाइज किया जाता है। प्लीज याद रखिए किसके द्वारा? NTI के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, ठीक है। 6 कैटेगरीज में, जैसे प्रिवेंशन, कि कोई पैथोजेंस आए ही ना, उससे रिलेटेड क्या यहां पर सुविधाएं हैं, कैसी वहां पर प्रोविजंस लिए गए हैं, डिटेक्शन और रिपोर्टिंग, ठीक है। अब वो डिटेक्ट किया, कोई बीमारी होगी तो उसको डिटेक्ट कितनी जल्दी किया जा रहा है, फिर उसकी रिपोर्टिंग कैसी हो रही है, फिर उसका रैपिड रिस्पांस मिटिगेट कैसे कर रहे हैं उस एपिडेमिक को रोकने के लिए। जैसे कोविड के बाद में यही तो सबसे बड़ी समस्या आई थी कि कौन से कंट्री कितना ज्यादा तैयार है उसको रिपोर्ट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उसकी दवाई बनाने के लिए, ठीक है। तो ये प्लीज याद रखिए, हेल्थ सिस्टम कैसा है, वहां पर कैसे हेल्थ के सेक्टर में कैसा प्रोटेक्शन मिल रहा है, कितने डॉक्टर हैं, कितने नर्सेज हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें होगी, ठीक है। तो ये प्लीज याद रखिएगा। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021, इसको याद रखिए। तो ये किसके द्वारा? WHO के द्वारा रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। और ये अलग अलग रीजन्स में बताता है कि कहां कहां पर मलेरिया बहुत ज्यादा फैल रहा है। और भारत के अंदर में देखा जाए दोस्तों तो वर्ल्ड का मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया जो रीजन है, जो WHO ने कैटेगराइज कर रखा है, उसके अंदर में जितना भी मलेरिया होता है उसका 83% कहां से आता है? इंडिया से आ रहा है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
इंडिया अकाउंटेड 83%। और अभी आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि रिसेंटली WHO ने कई सारे रीजन को, कई सारी कंट्रीज को मलेरिया फ्री का क्या दिया है, सर्टिफिकेट दिया, बट इंडिया मलेरिया फ्री नहीं है, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। जैसे चाइना हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, प्लीज याद रखिएगा, इनके नाम याद रखिएगा, चाइना का तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़े। अब अगली जो रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। लैंड, जमीन, और वाटर, आपको पता है इन दोनों का खेती में इस्तेमाल किया जाता है, और खेती से फिर क्या निकलता है, फूड सिक्योरिटी, खाने के लिए। तो उससे रिपोर्टेड रिपोर्ट है, किसने निकाली है, फाओ ने, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। फाओ के द्वारा निकाला गया ये, और इस रिपोर्ट के तहत हम क्या करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है कि भारत, मतलब विश्व के अंदर में कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर ह्यूमन एक्शंस के कारण में लैंड और जो वाटर सोर्सेज है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनके अंदर में क्या हो रहा है, वहां पर मतलब उनकी डिग्रेडेशन हो रहा है, उसके कारण में फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। कहां कहां पर क्रॉप डाइवर्सिटी में कमी आ रही है, क्रॉप के प्रोडक्शन में कमी आ रही है, अदर जो अलाइड सेक्टर है उनके अंदर में कमी आ रही है, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर में एनालाइज की जाती हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, किसके द्वारा, फाओ के द्वारा, ठीक है, क्लियर है। अगला जो है दोस्तों, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट। दिस इज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब रिपोर्ट आई थी तो इंडिया में बहुत ज्यादा क्या हुआ था, इस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हुई थी, और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को एक तरह से खारिज कर दिया था। तो रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, प्लीज याद रखिए, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और साथ में वर्ल्ड हंगर लाइफ नाम की दो ऑर्गेनाइजेशन है, प्लीज याद रखिएगा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने भारत की जो रैंकिंग है 101 रखी है 116 में से, 116 में से 101 रैंक है भारत की। इतना वर्स्ट रैंक है भारत की ग्लोबल हंगर यानी कि भूखमरी, भूख के कारण में, तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। तो प्लीज इस रिपोर्ट को याद रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट के द्वारा, और भारत की रैंकिंग क्या है, और 4 कंपोनेंट के ऊपर में क्या किया जाता है, इनको एनालाइज किया जाता है। 4 कौन कौन से हैं दोस्तों, एक अंडर नरिशमेंट, कि जितना न्यूट्रिशन चाहिए होता है उतना न्यूट्रिशन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। दूसरा दोस्तों, चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि जितना वजन होना चाहिए बच्चे का एज के रेस्पेक्ट में, क्या उतना है या नहीं, यानी कि जो खाया पिया वो वेस्ट हो गया क्या। तीसरा चाइल्ड स्टंटिंग, स्टंटिंग का मतलब हाइट छोटी रह जाना, कितने एज के मुकाबले में, प्लीज याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देंगे। और चौथा जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि बच्चों की डेथ हो जाना 5 साल से कम की उम्र के बच्चों की। और भारत ने यह आरोप लगाया कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया है ये इररिलेवेंट, बहुत ही गलत तरीके से डाटा को कलेक्ट किया गया है, अनसाइंटिफिक वे में डाटा कलेक्ट किया गया, इस कारण से हमारी रैंकिंग खराब हुई है। लेकिन ये रैंकिंग जब आई थी तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर में क्या हुआ था, इश्यू हुआ था, इसलिए इस रैंकिंग को याद रखिएगा दोस्तों। अगला जो दोस्तों, हंगर हॉटस्पॉट, ये भी एक रिपोर्ट है, हंगर से रिलेटेड है, ये भी किसके द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फाओ के द्वारा रिलीज की गई है दोस्तों, एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, प्लीज याद रखिएगा। और इसके अंदर में उन्होंने जो अगस्त से नवंबर वाला जो टाइम फ्रेम था आपका 2021 का, उसको इन्होंने वर्ल्ड के अंदर में हंगर हॉटस्पॉट मंथ के रूप में कह लीजिए या टाइम के रूप में क्या किया था, इसको एनालाइज किया था। और उन्होंने देखा कि वर्ल्ड के अंदर में कई सारे रीजन्स ऐसे हैं जहां पर भूखमरी बहुत ज्यादा एक्यूट लेवल में इंक्रीज हो गई है। इन्होंने क्या किया, यूएन ने वार्न किया कि जो 23 ग्लोबल हॉटस्पॉट हैं हंगर के, वो इंक्रीज हो जाएंगे। इवन दोस्तों आप यकीन मानिए, इथोपिया हो गया, मेडागास्कर हो गया, ये वर्ल्ड के न्यूएस्ट हाईएस्ट अलर्ट हैं हंगर हॉटस्पॉट के मामले, यानी कि ऐसे रीजन जहां पर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि सफिशिएंट अमाउंट में खाना ना मिल पाने के कारण में लोगों की डेथ हो जाए, भूख से लोगों की डेथ हो जाए, भूखमरी हो जाए, उसको उस लेवल तक की क्या मैं इंटेंशन वहां पर इस पोजीशन पहुंच जाए, उन रीजन्स को क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया दोस्तों, प्लीज याद करिएगा, ठीक है। अगली जो रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है और न्यूट्रिशन की सिचुएशन क्या है वर्ल्ड के अंदर में, ये रिपोर्ट उससे रिलेटेड है। ये भी फाओ के द्वारा रिलीज की गई है, फूड सिक्योरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज याद रखिएगा। और ये जॉइंटली प्रिपेयर किया गया है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार यूपीपीएससी के अंदर में यहां से क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी।
तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जॉइंटली प्रिपेयर किया है वो याद कर लीजिए। पहला क्या दोस्तों, फाओ, आपने पढ़ ही लिया, और उसका क्या है आईफैड, जिसको बोला जाता है द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जिसको आईफैड बोलते हैं। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ, यानी कि देखिए फाओ प्लस आईफैड प्लस में यूनिसेफ, ठीक है दोस्तों, यहां तक हो गया। प्लस में कौन है, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम प्लस WFP, एंड लास्ट में कौन आ गया, WHOE। आप सोचिए कितने इंपॉर्टेंट पांचों की पांचों ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए ये रिपोर्ट बहुत 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 ज्यादा हो जाती है। मैं इससे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर सकता, इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ये ग्लोबल लेवल पर असेसमेंट है कि कोविड के बाद में भी सिचुएशन और ज्यादा क्या होगी, खराब होगी। ठीक है, तो चलिए प्लीज इसको याद रखिएगा। तो आज के जो इंपॉर्टेंट जो भी हमने थे इंडेक्स और रिपोर्ट्स, वो हमने कंप्लीट कर लिए। 3 लेक्चर हो चुके हैं। अब मैं और अगले लेक्चर में सारी चीजें लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, और अभी भी कोई सेशन में डाउट रह गया हो तो आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम तीनों जगह पे क्या कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।